नमस्कार, स्वागत है आपका एस4 न्यूज़ में। और आज हम बात करेंगे कि क्षेत्रीय पार्टी किस तरह से बेरोजगारी की समस्या को खत्म करेंगे और आखिर सत्ताधारी दलों से कैसे लड़ेंगे। तो सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और मेरा पहला सवाल सुनील जी से है। हेलो। जी, बताइए। सर, अगर आप सत्ता में आते हैं, तो बेरोजगारी को कैसे खत्म करेंगे? धन्यवाद अर्जुन भाई, आपने ये आज एक नया कि क्षेत्रीय लेवल के जो कार्यकर्ता लेवल के लोग हैं, जो जनता के बीच जाते हैं, उनको आज आपने सामने खड़ा करके मैं स्वागत करता हूं। हमारे जो बैठे हैं साथी, अभी तो हम नाम से परिचय नहीं है इनका। इनका नाम विनय ब्रादर जी है और ये यूसीपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए इन्हें। विनय जी। हाँ सर। अपना एक बार परिचय दे दीजिए हमारे जो गेस्ट हैं सुनील जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम विनय बिरादर है और मैं कर्नाटक बीदर से बिलोंग करता हूँ और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बेसिकली वेबसाइट्स वगैरह बनाता हूँ, स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, चेस वगैरह खेलना आता है, टूर्नामेंट्स कंडक्ट किए हैं। हमारा चतुरंगा स्पोर्ट्स क्लब था, तो प्राइजेस भी जीते हैं, लोगों को प्राइजेस भी बांटे हैं। और अभी पिछले 4 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और 2 साल हुए हमारे पार्टी को रजिस्टर होके। 2020 में हमारी पार्टी रजिस्टर हुई है और प्रचार कर रहे हैं पूरे देश में। हाँ जी, अब आपसे मेरा सवाल है वही फिर से कि अगर आप सत्ता में आ जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, उसे कैसे खत्म करेंगे? उसके बारे में आप थोड़ा बात बताइए, फिर हम आगे बात करते हैं। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं सर? किन से? नहीं, सुनील जी से बात कर रहा हूँ। शायद आवाज़ कट रही है सुनील जी। जी, नहीं, आवाज़ शायद उन्हीं से है आपका। तो धन्यवाद अर्जुन भाई, आपने सवाल बेरोजगारी पे उठाई है, क्योंकि सभी पार्टियां जो हैं, जितने हमारे भारत देश में पार्टियां चल रही हैं, सभी उसी भी मुद्दे पे काम कर रहे हैं कि मैं बेरोजगारी हटाऊंगा, जिससे देश का विकास होगा। तो बेरोजगारी हमारी अभी सत्ता में हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ये है कि जिस दिन सत्ता में आएंगे उस हिसाब से कौन सी बेरोजगारी किस हिसाब से रहेगी, ये रखना हमारे लिए, आपके लिए वो रहेगा हमारे बताना, क्योंकि अभी उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कोई आपका कोई प्लान तो होगा कि हम इस प्लान के तहत काम करेंगे आगे। अभी तो हम लोग उस पे चल रहे हैं कि समानता है। समानता सिर्फ बेरोजगारी को दूर करके ही नहीं आ सकती। समानता बेरोजगारी को ही दूर करके नहीं आ सकती। बेरोजगारी के लिए हमें वैसे बनाना पड़ेगा जब तक लोग समान नहीं होंगे। नहीं, हमारे पास जो दूसरे गेस्ट हैं, उनके पास एक बेरोजगारी को खत्म करने का बेटर प्लान है। वो बोलते हैं, मैं उनसे जवाब लेना चाहूंगा आपके साथ में। विनय जी, अगर हाँ सर। बेरोजगारी को खत्म करना है तो कैसे करेगी आपकी पार्टी? हाँ सर, बिल्कुल बहुत आसान है। और हमारे संविधान में एक आर्टिकल 39 है जिसमें साफ साफ लिखा है कि इक्वल सैलरी फॉर मेन एंड वुमेन। तो अब देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी बेरोजगार हैं, सबको नौकरियां देंगे। और जो देश की टोटल इकोनॉमी जो है, जो फाइनेंस मिनिस्टर के पास तो आंकड़े होंगे, सीधी सी बात है, तो जितना भी कैश इकोनॉमी होगा उसका हर प्रति व्यक्ति जितना बनेगा। अभी मैंने एक न्यूज देखा था जिसमें बताया गया था कि पर फैमिली, अगर एक परिवार में 4 से 5 लोग रहते हैं तो लगभग 25,000 की सैलरी बनती है, लगभग 25,000 की फैमिली की इनकम होती है। यानी कि एक मान के चलिए अंदाजा, एक बंदे का लगभग 4-5 हजार की सैलरी बनती है, 5,000 के आसपास का। तो उस हिसाब से देश में जितने भी लोग हैं सबके बीच में 5,000 की सैलरी बांट देंगे, तो सबको रोजगार दे देंगे, सबके पास सैलरी होगा, रोजगार भी होगा। आवाज जा रही है सर आपके पास? हाँ, आ रही है। हाँ, उनके पास ये प्लान है, आपके पास क्या प्लान है? यही मेरा सवाल है आपसे। मेरा ये है कि जब जैसे सर बता रहे हैं, बेरोजगारी का जो प्लान है, जब तक हम उस हिसाब से एजुकेट अपने समाज को उस हिसाब से बराबर नहीं कर पाएंगे,
तब तक इक्वल सैलरी अगर कर देंगे हम, तो कैसे संभव है कि हमारा देश विकास कर जाएगा और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? विनय जी, आपसे सवाल है। अच्छा, देखिए जैसे मैंने आपको बताया सर, जब आर्टिकल 39 लागू करेंगे और हर व्यक्ति की जब सैलरी सेम हो जाएगी, चाहे प्रेसिडेंट हो, पीयून हो, पुलिस ऑफिसर हो, टीचर हो, क्लर्क हो, ठीक है, या क्या बोलते हैं, और कोई भी किसी भी तरीके का ऑफिसर क्यों ना, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर क्यों ना हो, इलेक्ट्रिशियन क्यों ना हो, हर बंदे की जो सैलरी होगी सेम होगी। तो सोचिए हर बंदे को जब सैलरी सेम देंगे, इसका मतलब हर एक के पास सैलरी पहुंचेगी, तो हर बंदा खाली थोड़ी ना बैठेगा, सबको कुछ ना कुछ काम देंगे ना हम लोग, और इंडस्ट्रीज में काम दे देंगे, जब वैकेंट पोस्ट है वहां पर नौकरियां दे देंगे। अभी पुलिस डिपार्टमेंट में करीबन 2.5 लाख पोस्ट खाली है, तो 2.5 लाख पोस्ट वहां भर्ती कर देंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे टीचर्स हैं, वहां पर कम पढ़ रहे हैं, उनको वहां पर भर्ती कर देंगे। डिफेंस सेक्टर में वैकेंट पोस्ट है, वहां फुलफिल कर देंगे। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जॉब्स कम पढ़ रहे हैं, वहां फुलफिल कर देंगे। तो मतलब इस तरीके से जहां पर भी जो बेरोजगार है उनको वहां पर नौकरी दे देंगे और सैलरी सबकी सेम रहेगी। तो वहां पर असमानता की तो बात ही नहीं रहेगा ना, सबकी सैलरी सेम है। 5,000 डीसी होगा उसका भी 5,000, क्लर्क होगा उसका भी 5,000, एमएलए होगा उसका 5,000, एमपी होगा उसका 5,000, क्लर्क होगा उसका 5,000, टीचर होगा उसका 5,000, प्रिंसिपल होगा उसका 5,000। हर बंदे की सैलरी 5,000 है, सिर्फ काम करना है उसको बस। तो समानता तो आ गया ना 5,000 का, किसी को सैलरी ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। तो सिर्फ यही मेरा क्या मानना है कि मान लीजिए सैलरी जो ये एक भत्ता होता है जिसपे ग्रेड पे लिखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्रेड पे और वो जो महंगाई भत्ता, वो जो महंगाई भत्ता होता है, जो भी भत्ते टीएडीए जो भी दिया जाता है उनको, जैसे एक सरकारी नौकरी को नौकर को उसके कपड़े धोने तक के पैसे आते हैं, उसमें फंड में रहते हैं। तो क्या आप ये सब बंद कर देंगे? हाँ, भत्ते वत्ते सब बंद कर दें, उनको अलग से फैसिलिटीज दे देंगे ना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अलग से दे देंगे उनको, जो कपड़े धोने का हो या कपड़े का जो भी फैसिलिटीज चाहिए उनको, वो भी अलग से दे देंगे हर बंदे को। वो कैसे, क्या प्लान है आपका? ये जब जब इक्वल सैलरी आप करेंगे तो उसमें ये सब खुल के आएगा, लोग विरोध एक ऑप्शन में आएगा कि मेरे इतने बच्चे हैं, किसी को 2 बच्चे हैं, किसी को 4 बच्चे हैं। मैं यहाँ पर किसी के बच्चों के अलग अलग हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रति व्यक्ति बात कर रहा हूँ। 140 करोड़ इसमें बच्चे आ गए, बूढ़े आ गए, जवान आ गए। हर बच्चे की भी सैलरी 5,000 होगी, जो बूढ़े होंगे उनकी भी सैलरी 5,000 होगी। सैलरी किस बात की देंगे? बच्चों को कपड़ों के लिए, किताबों के लिए, उनके हॉस्टल के खर्चे के लिए, एजुकेशन के खर्चे के लिए, उनके घूमने फिरने के लिए, बस पास के लिए, उनका इलेक्ट्रिसिटी जो भी उनका जो हॉस्टल होगा वहां के खर्चे के लिए, उनके खाने पीने के खर्चे के लिए, किताबें, पेन, पेंसिल कुछ भी चाहिए होगा ना। तो वो एफडीआई के थ्रू तो पहले से ही आ रहा है ना, खाने पीने का। सर वो क्वालिटी आप भी जानते हैं और सारे बच्चों को थोड़ी ना मिलता है सर, जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो अवेलेबल है उन लोगों को ही मिलता है। और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वहां पर गवर्नमेंट में किस तरीके की फैसिलिटी मिलती है। हम जो बात कर रहे हैं 5 स्टार लेवल के खाने पीने की बात कर रहे हैं, उतना टॉप क्लास क्वालिटी का। यानी कि एक गवर्नमेंट जो है उस हिसाब से चलेगी, जिस हिसाब से कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो गवर्नमेंट का बच्चा रहेगा, उसकी देखरेख में काम होगा। हाँ, वैसे उसमें जो जब बच्चा पैदा होगा तब उसके लिए हमने एक अलग से विकल्प रखा हुआ है कि जो उनकी माँ होगी, तो जब बच्चा पैदा होगा तो 3 साल तक वो आप चाहे तो अपने माँ के साथ, माँ का फर्ज होगा कि वो बच्चे को पाले 3 साल तक। 3 साल के बाद, 3 साल की उम्र से लेके जब तक उसका एजुकेशन होता है, नॉर्मली एजुकेशन 20-25 साल तक चलता है, एज जो उम्र होता है, तो 20 साल तक के लिए हॉस्टल फैसिलिटी, खाना पीना, कपड़े वपड़े सारे फैसिलिटीज मिल जाएंगे बच्चों को। तो ये भ्रष्टाचार के रहते हुए ऐसा हो जाएगा? तो भ्रष्टाचार करने का मौका ही नहीं देंगे ना। नहीं, कैसे नहीं? अगर सेम होगी तो भ्रष्टाचार कहां से होगा? किसी के पास जो उसका अचल संपत्ति है, जैसे कि आप कह रहे हैं किसी को कई बीघे खेत है और किसी को 2 बिस्से खेत है, दोनों को नौकरी देना है। 2 बिस्से वाले को 4 भाई हैं और जो 4 बीघे वाले को एक अकेला है, तो उसको इक्वल कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, जिसको सरकारी नौकरी चाहिए होगा, जब वो आवेदन भरेगा, जब हम लोग विज्ञापन छोड़ेंगे सरकार बनने के बाद, और जब वो आवेदन भरेगा तो उसमें कंडीशन लिखेंगे कि जब आपको सरकारी नौकरी मिलेगी आपकी सारी संपत्ति सरकार की होगी। आप क्रांति लाने वाले हैं। अगर ऐसा होता तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब संविधान लागू हो रहा था, तो उसी समय अगर हो जाता तो खून खराबा हो जाता।
क्या बात कर, उससे खून खराबा नहीं होता सर, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप? अपनी संपत्ति न। अच्छा बताइए, आपके 25,000 की नौकरी के लिए कोई अपना 50 बीघे खेत का है संपत्ति देगा? वो उनकी मर्जी है, तो हम आवेदन छोड़ेंगे, ठीक है। जिसको सरकारी नौकरी चाहिए, ये कंडीशन है भाई। आप अब उसके बदले में फैसिलिटी भी तो दे रहे हैं ना, एक घर दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, बाइक दे रहे हैं, टीवी दे रहे हैं, फ्रिज दे रहे हैं, वॉशिंग मशीन दे रहे हैं, इतने सारे फैसिलिटीज दे रहे हैं यार। आजादी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, बाइक, घर, कार, बाइक, साइकिल, ये सब दे रहे हैं उनको। जब सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भरेगा तो ये फैसिलिटीज को दे रहे हैं, और उसके बदले में संपत्ति जितनी है वो सरकार की होगी, चाहे उसके पास क्या बोलते 1 एकड़ खेत क्यों ना हो। तो सरकार का निर्माण कैसे करेंगे जब मान लीजिए आप एक एज ए कंपनी आप काम करेंगे सरकार के? ठीक है, भारत के संविधान में आर्टिकल की वजह से आप समान सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, और उस आर्टिकल के थ्रू आप एक कंपनी चला रहे हैं कि हम एक कंपनी चला रहे हैं, तो वो जो फ्रीडम का अधिकार है वो कहाँ जाएगा? अरे सर, फ्रीडम तो बिल्कुल रहेगा, लेकिन कंपनी का तो सवाल कहाँ गया? जब सरकार चला रहा है तो कंपनी का तो कोई बात ही नहीं है ना। अब रहा सवाल फ्रीडम का, फ्रीडम तो दे रहे हैं। सरकार और कंपनी में फर्क है। मान लीजिए जनता साहब जो है वो दूसरे मैं भी वही कह रहा हूँ। हाँ सर, मैं भी वही कह रहा हूँ, सरकार और कंपनी में फर्क है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जब सरकार चलाएंगे तो कंपनी का तो कोई जगह ही नहीं है ना। जब सरकार जब चलाएंगे तो वहां पर कंपनी का तो जगह ही नहीं है। नहीं तो वो कंपनी तो हो गई ना खुद। जैसे मैं भी ये सोच रहा था कि किसी के पास अगर खेत है, वो खेत में काम नहीं कर पा रहा है तो वो खेत दूसरे को दे दिया जाए। वो तो पर्सनल नहीं, वो तो पर्सनल मैटर हो गया ना। अभी देखो सर, अभी जो बंदा अभी आवेदन डालेगा, ठीक है, उसको हमने नौकरी दे दी, ठीक है, नौकरी के बदले में उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो सरकार ले लेगी, सरकार अपने अंडर उसमें ले लेगा, और उसके बदले में उसको घर दे रहा है, टीवी दे रहा है, फ्रिज दे रहा है, वॉशिंग मशीन दे रहा है, एसी दे रहा है, बाइक दे रहा है, कार दे रहा है, टूरिज्म फैसिलिटी दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे रहा है। उसको और क्या चाहिए? और फ्रीडम तो है ही ना। 5-6 घंटे की जो 7-8 घंटे की ड्यूटी करेगा, ड्यूटी के बाद बिंदास कहीं भी घूमे वो। नहीं तो वो आदमी काम, जब इसके पास इतनी अपनी प्रॉपर्टी आपको ही दे देगा, मान लीजिए आप उसको सैलरी दे रहे हैं, मतलब सब कुछ दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी दे देगा, उसके इक्वल तो मतलब क्या रहेगा काम करने का? तब तो ये मतलब सरकार के लिए काम करो। तो आज किसके लिए काम कर रहे हैं आप लोग? आज भी तो काम ही कर रहे हैं, काम कहीं भी करो, फर्क तो कुछ भी नहीं है। सरकारी जितने भी एम्प्लॉय है वो भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी काम ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार के लिए नहीं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं। आप सोचिए, आज के डेट में जितने लोग काम कर रहे हैं उनके पास ना गाड़ी है ना बंगला है, कई लोग हैं, यहाँ पर रेडीमेड मिल रहा है। और जहां पर जिनके पास ऑलरेडी लाखों करोड़ों की जो संपत्ति है, उनके ऊपर कितना टेंशन है, कितना प्रेशर है उन लोगों के ऊपर। संपत्ति बढ़ाना है, कंपटीशन मार्केट में है, चोरी चकारी का डर, गुंडों का डर, पता नहीं क्या क्या डर रहता है। ये सारे डर खत्म हो जाएंगे उनके। पहले तो हम सरकार बनाएंगे या पहले सैलरी इक्वल करेंगे? अभी देखिए, अभी जनता चाहे तो जो सत्ता में उनको दबाव डाल के आर्टिकल 39 को लागू करवा के इक्वल सैलरी करवा दे, कोई टेंशन नहीं है। अगर वो नहीं कर सकते तो हम लोग सरकार बनाएंगे और सरकार बना के सब में बराबर बांट देंगे, इसमें क्या है। तो क्या अभी से आपको लगता है कि बड़े आसानी से, जैसे सरकार आपको आसानी से दे देगी सरकार बनाने के लिए? वो तो जनता के हाथ में है ना। हम सत्ता में बैठे हैं, हम उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं, हम तो जनता से सामने ये बात कर रहे हैं। देखो भाई, ये सारे फैसिलिटीज मिलेंगे, अगर आपको चाहिए तो सरकार मिलाओ, नहीं तो छोड़ दो। सीधी सी बात है ना। अब देखो, हमें कोई शौक है नहीं। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मेरे पास 10 एकड़ का खेत है, 2 घर है, आराम से लाइफ चल रही है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आराम से बैठे जगह पैसे आते हैं, किराया आता है, आराम से लाइफ चल रही है अपनी। अगर ऐसा धीरू भाई अंबानी करे या अडानी कर रहा है, वो भी तो नौकरी दे रहा है सरकार के थ्रू। नहीं, सरकार के थ्रू कहां दे रहा है सर, वो तो प्राइवेट सेक्टर का है। नहीं, बिना सरकार की इजाजत लिए वो थोड़ी नहीं कर पाएगा। सरकार की इजाजत हर कंपनी के पास है, हर कंपनी के पास सरकार का इजाजत है। जिसके पास भी रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस है, जिस बंदे ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन लिया, उसके पास तो सरकार का लाइसेंस है, तो सरकार का सपोर्ट ही हो गया ना। तो आपके सरकार में, जैसे आपको लगता है कि आपके जितने सरकार आप गवर्नमेंट, आपके अंडर गवर्नमेंट आ गई तो आपके सारे एम्प्लॉय ईमानदार ही रहेंगे? हाँ बिल्कुल। मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे करेंगे आप? मंत्रिमंडल की हमें जरूरत ही नहीं है।
अकेले आपका वो काम करेंगे? डिपार्टमेंट में सारे ऑफिसर है ना, उनको ट्रेन उन लोगों के थ्रू काम हो जाएगा। मतलब मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी? ना ना ना। मान लीजिए जो नौकरी नहीं करना चाहता है वो क्या करेगा? काम तो करना पड़ेगा। नहीं, काम तो करना पड़ेगा। जो काम नहीं करेंगे ना तो उनको घर मिलेगा, ना साइकिल मिलेगा, ना बाइक मिलेगा, ना खाने पीने की व्यवस्था, ना कपड़ों की व्यवस्था। मतलब जो काम नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा ना? बिल्कुल नहीं। मतलब हाँ, अगर कोई बुजुर्ग है जो मतलब काम नहीं कर सकता, ठीक से चल नहीं सकता, काफी एज हो गया है, उनको हम वृद्धाश्रम का फैसिलिटी देंगे, जहां पर डॉक्टर की फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी, नर्स की फैसिलिटी, इस तरीके से सारे फैसिलिटी करा के देंगे। और अगर हाँ, जो गूगल कर रहा है इस समय अपने अपने फैक्ट्री में, वो आप अपने वो मैनेजमेंट कमेटी में डालेंगे? अरे अपने मंत्रिमंडल में? किनको किनको? गूगल कर रहा है ना, गूगल आजकल गूगल कर रहा है ना ऐसा। अब वो गूगल क्या कर रहा है वो तो वही जाने उनका स्ट्रेटेजी है। आपके जो प्लान है ये गूगल ऑलरेडी कर रहा है, जो जितने उसके एम्प्लॉई हैं हाँ, उसको हर सारी फैसिलिटी दे रहा है। बच्चों के लिए पार्क बना रहा है, उसको सारे कुछ दे रहा है वो अपने उस चेंबर में बना दिया अपने उस सराउंडिंग में। सर इक्वल सैलरी तो नहीं है ना। अभी देखो आईटी इंडस्ट्री, इन्फोसिस जो कंपनी है साउथ की, वो भी तो पार्क बना के दे रहा है, वो भी तो टूरिज्म फैसिलिटी दे रहा है। बड़े बड़े जो कंपनीज है, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा की कंपनी जो भी है, वो लोग भी तो अपने एम्प्लॉइज के लिए वीकली टूरिज्म, अब तो 2 दिन छुट्टी दे रहे हैं, सैटरडे संडे, वो भी तो फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन अब अगर वैसा होता तो फिर कोई टेंशन नहीं था ना, इक्वल सैलरी होता। तो इक्वल सैलरी तो नहीं दे रहा ना। अभी मुकेश अंबानी ने अपने लिए 4000 करोड़ का घर बना लिया, लोगों के लिए बना के दे रहा है क्या? हर आदमी मुकेश अंबानी बनना चाहता है, एलन मस्क बनना चाहता है। मेरा सिर्फ ये हेडेक है कि जो इतनी मेहनत करता है, जो ज्यादा मेहनत करता है, उसका क्या वैल्यू रखेंगे आप? देखिए वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों का खुश रहना। देखिए वो सही है कि नहीं? आप वैल्यू, अगर मान लीजिए जैसे मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी इतना मेहनत कर रहा है, आज उसके ऊपर कितना प्रेशर है। हर जगह वो सिक्योरिटी गार्ड के बिना नहीं घूम सकता, वो अपने दोस्तों के साथ खेल नहीं सकता, अपने दोस्तों के साथ मस्ती नहीं कर सकता है, उसके ऊपर उतना प्रेशर है। कंपनी को नंबर 1 बनाने के मेंटेन करना है और पैसे कमाने हैं, कॉम्पिटिटर से बचना है। एलन मस्क आ रहा है, अमेज़न की कंपनियां जो है वो कंपटीशन में है सुपरमार्केट लेवल में। तो इतने सारे कंपटीशन को वो प्रेशर से जी रहा है। अगर उसको मान लो वो हमारे सरकारी कैटेगरी में आ जाता है तो वो बिंदास सिर्फ 8-10 घंटे की ड्यूटी करेगा, बाद में आराम से ऐश करेगा। आज वो ऐश नहीं कर सकता, उसके बच्चे तक ऐश नहीं कर सकते, खुल के दोस्तों के साथ घूम नहीं सकते। कल को कोई किडनैप कर लिया तो वो डर से वो लोग जीते हैं, अमीर लोग। ये जो अपना अधिकार है, स्वाधिकार, क्या स्वाधिकार नहीं सर, वो मजबूरी है। आदमी जब अमीर बन जाता है ना, बोलते हैं जो आदमी जितना बड़ा बन जाता है उसको नॉर्मल लेवल पे घूम नहीं सकता। अभी हमारी गरीबी है उसको। अभी हमारे देश में गरीबी मसला बनी है, आप अमीरी मसला की बात कर रहे हैं। मैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ। और जो गरीब हैं, इवन यहाँ पर जो भिखारी भी होगा ना, भिखारी को भी हम सरकारी नौकरी देंगे और घर देंगे और एजुकेशन फैसिलिटी देके उसको ट्रेंड करेंगे और उसको घर बनाने के, जैसे पत्थर रखने का, खेतों में काम करने का, ऐसी नौकरियां दे देंगे। तो आपके वैल्यूएशन क्या करेंगे? मैं ये नहीं कर रहा हूँ, वो ठीक है, वो तो सही है। वैल्यू कैसे बनाएंगे, मेंटेन करेंगे? वैल्यू सबके लिए इक्वल है। रुपया की जरूरत ही नहीं रहेगी तब तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रुपये की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मतलब अगर जो खेत में काम कर रहा है, जो मतलब मजदूरी कर रहा है, ड्राइवर जो है, जो आईएएस है, दोनों सब इक्वल हो जाएंगे, तो फिर मतलब क्या रहेगा? कौन जाएगा वो अथॉरिटी पंगा लेने? मतलब समझ गए। इक्वल में फर्क है सर। इक्वल के मायने मतलब बता रहा हूं, नौकरी सेम होगा, घर सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, लेकिन टैलेंट अलग अलग है ना। अभी मान लो जो इलेक्ट्रिशियन है, उसका जो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर है। विनय जी, मेरा एक सवाल है आपसे। मैं जैसे कि अगर इक्वल कर दिया सब कुछ, मतलब पैसे की वैल्यू नहीं रही, तो ये एक हिसाब से तानाशाही हो जाएगी ना, सीधी सीधी। नहीं सर, देखिए तानाशाही का मतलब होता है लोगों को डरा के रखना, उनको तकलीफ देना, अपना दबदबा डालना, ऐसे बैठ, वैसे चल, वैसा मत हंस, वैसा मत बोल, इस तरह से दबाव डालने को तानाशाही कहते हैं। मैं यहाँ पर तानाशाही का बात ही नहीं कर रहा, यहाँ तो मैं फ्रीडम दे रहा हूँ। देखो 8 घंटे ड्यूटी करो, जहां चाहे वहां घूमो, अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारो। एक मिनट, इसमें तानाशाही ये हो जाएगी जब हमें पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी ना।
तो नहीं पैसे नहीं, जैसे उन्होंने बताया नहीं वैसे नहीं सर, अब जो हाँ मेरी बात सुनिए, अगर उसमें वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब उसे एक पर्टिकुलर काम दे दिया जाएगा, तो वो एक सर्कल में फंस जाएगा। उसे आगे नहीं नहीं विकास की कोई चिंता नहीं होगी ना। मेरी बात सुनिए सर, विकास हाँ की चिंता नहीं होगी, उसे ये टेंशन नहीं होगी मुझे बिल्डिंग बनानी है, मुझे घर बनाना है या मुझे बच्चे पढ़ाने हैं। ये सब कुछ तो खत्म हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा तो तानाशाही सामने आ जाएगी ना। नहीं 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 क्योंकि नहीं सर, दो तरह की तानाशाही होती है सर। कोई क्रिएटिविटी एक चाहे तो क्यों नहीं रहेगा, नहीं नहीं क्रिएटिविटी बिल्कुल रहे। अभी देखिए, अभी फॉर एग्जाम्पल क्रिएशन क्यों करेगा, क्यों अपनी मेहनत दिमाग कराएगा, मतलब आपको आगे जिंदगी जीना ही नहीं है, इसके अलावा खत्म कर देना है। ना 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 ऐसा नहीं है। अब बता रहा हूँ ना, अभी देखो वो अभी एक बंदे को घर चाहिए, अब घर बनाना होगा तो जो इंजीनियर होगा तो उसके पास टारगेट होगा ना, अरे भाई इतने लोगों के पास अभी घर नहीं है, उनको घर बना के दो। उसके बाद जो स्टाफ रहेंगे, अरे भाई घर बनाया है तो उसका मेंटेनेंस का काम रहेगा, तो मेंटेनेंस का पे काम करना होगा। रोड है, रोड हमेशा पक्का तो हमेशा 24 घंटे नहीं रहेगा, हमेशा के लिए खराब होते रहते हैं, तो उसको मेंटेनेंस का काम रहता है। गाड़ियां होती है खराब होते रहते हैं, उसको मेंटेनेंस का काम होता है। घूमने फिरने का भी देखो, आज स्पेस के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी की, मार्स के ऊपर घर बनाने की बात चल रही है, तो अब आने वाले दिन में अलग अलग प्लैनेट्स पे काम होंगे, तो अलग अलग प्लैनेट्स पे घूमने फिरने की बात होगी। प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, खाने पीने की चीजें, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो गाड़ियों की क्वालिटी चेंज होगी, साइकिल की क्वालिटी चेंज होगी, घूमने फिरने की क्वालिटी चेंज होगी। इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, लोग स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादा टाइम देंगे क्योंकि काम तो लिमिटेड है। एक बार मान लो जितने लोग हैं सबके पास घर बन गए, उसके बाद करेगा क्या? घर तो बनाना है नहीं, खाली मेंटेनेंस का काम है, वो मेंटेनेंस का काम चलता रहेगा। तो खेल कूद में टाइम देंगे, डिस्को जाएंगे, पार्टी करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, चेस खेलेंगे, कैरम बोर्ड खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, उसमें मजे लेंगे। अरे विनय जी एक मिनट, पूरा देश विदेश जितने दुनिया घूमेंगे। अरे विनय जी आप एज ए मतलब एक हिटलर का नाम सुने होंगे आप, हिटलर भी अपने देश को ऐसा ही बनाना चाह रहा था, पूर्व शक्तिशाली, मतलब मैं अपना देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे करेंगे, दूसरा आके परमाणु बम लगा के वो को हमें क्या जरूरत है, हमें जब इक्वल सैलरी है तो हमें क्या जरूरत है आपके ज्यादा समय अपना दिमाग लगाने की। भाई चलिए ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, आदेश आप दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर वैल्यू का बात आ जाएगा सर। जिसके पास टैलेंट है वो टैलेंट वाला बंदा गाइड करेगा ना किसको क्या काम करना है। आप समझ रहे हैं? अभी देखो, अभी ये डीसी है, वो डीसी क्या करेगा, खाने पीने की कितनी जरूरत है उसके हिसाब से वो उसका काम रहेगा कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाला देख लेगा कि क्या, हाँ भाई यहाँ पर इतना कम पड़ा है, इतना प्रोडक्शन इंक्रीज करो। नहीं, मेरा सवाल है विनय जी आपसे, मेरा सवाल ये है कि वो तो ईस्ट इंडिया का फेम कंपनी हो गई ना आपकी। जैसे कि ईस्ट इंडिया पहले मेहनत कराती थी अपने चाबुक से, लेकिन यहाँ पर प्यार से मेहनत कराई जाएगी। अगर मान लीजिए मेरे अंदर कोई टैलेंट है, मेरे अंदर कोई टैलेंट है और मैंने वो टैलेंट साबित कर दिया, तो हर आदमी जब टैलेंट साबित करता है तो वो चाहता है कि उसकी वैल्यू बढ़े। वहां पर वैल्यू तो खत्म हो जाएगी ना, वो तो बराबर रहेगा, चाहे वो एक बड़ा परमाणु बम बना ले, चाहे एक छोटी सी स्त्री का निर्माण कर ले, उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी ना। सर सैलरी सेम होगा, फैसिलिटी सेम होगा, वैल्यू तो चेंज हो जाएगा ना। अब मान लीजिए स्टूडेंट है, स्टूडेंट जब एग्जाम पास करता है तो उसका लेवल चेंज होता है, बाद में उसको नौकरी मिलती है। अगर उसका टैलेंट बढ़ गया तो उसके हिसाब से उसको दूसरा पोस्ट मिल जाएगा ना। लेकिन उसमें तो सैलरी के बढ़ने के चांस होते हैं, इसीलिए तो नौकरी मिलती है और इसलिए पढ़ाई ज्यादा करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं बड़ा कोर्स करके जाऊंगा फील्ड में। मान लीजिए आईटी सेक्टर में भी जाना है तो मुझे उस हिसाब से पढ़ाई करनी है। लेकिन यहाँ पर मुझे मालूम है कि मैं आईटी सेक्टर में जाऊँ या फिर इकोनॉमी में जाऊँ, मुझे तो 5,000 ही मिलनी है, 10,000 ही मिलनी है, तो मैं क्यों जाऊंगा? मैं तो कहूँगा बिना पढ़ा रहूंगा। तो वहां पर उनको टारगेट होगा ना सर काम करने के लिए, और लोग एंटरटेनमेंट में ज्यादा टाइम देंगे उस वक्त। आज इंसान क्या है, एंटरटेनमेंट की तरह टाइम कम दे रहा है, आज काम पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, एंटरटेनमेंट कम दे रहा है। हमारी जो सरकार है कि लोग एंटरटेनमेंट पे ज्यादा टाइम देंगे और काम पे तो जितना टाइम है उतना देना ही पड़ेगा। और जिनके पास मतलब क्रिएटिविटी है, जो टैलेंटेड है, हाँ भाई समाज के लिए क्या जरूरत है, इन चीजों को जो समझने वाले हैं वो लोगों के गाइडेंस में सारा काम होगा। अच्छा विनय जी, अब मुझे सुनील जी से बात करनी है थोड़ी सी। सुनील जी। जी सर। जैसे मान लीजिए आपकी पार्टी बनी है, उसके बाद से बहुत सारी जगह आपने आंदोलन भी किया है और अपने अपने हिसाब से सभी पार्टियां काम करती हैं, लेकिन आपको पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी? अगर आपके पास तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी नेशनल पार्टी है जिसे बहुजन समाज पार्टी कहते हैं। सर मैं बता दूं कि जब अभी तक हम देख रहे थे कि मेरा जो भी
रहा है, हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी को लेके आगे चल रहे हैं, कि यही डिप्रेस क्लास है। जैसे संविधान में बाबा साहब ने लिखा है कि डिप्रेस का क्लास, जो डिप्रेस है, डिप्रेस वर्ग यही है दबाव में, SC ST OBC माइनॉरिटी। और बाकी तो सामूहिक रूप से फ्री हैं, वो अपने समाज को, अपने वो तर्कशील लोग हैं अधिकतर लोग, और अपना समाज में एक व्यवस्था बना लेते हैं। अभी हाल ही में देखने में मिला है कि एक पार्लियामेंट में जो होता है कि एक सरकार जो होती है उस पे एक नजर रखने के लिए विपक्ष होता है। तो जो वर्तमान सरकार है वो सारे विपक्ष को खत्म कर रही है। वो अपना कुछ एक मुद्दा है, उसका जो भी मुद्दा हो, चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे अपने हिसाब से रखने का मुद्दा हो, चाहे हिटलर बनने का मुद्दा हो, क्योंकि पार्लियामेंट में हमेशा विपक्ष, अगर जैसे मैं काम कर रहा हूं तो मुझ पे नजर रखने वाला चाहिए या मुझे विरोध करने वाला चाहिए, ताकि देश का विकास हो। और वो अगर हम, क्योंकि हमारे अंदर, क्योंकि हम जो बने हैं, एक इंसान जो बना है वो जानवरों से बना है, और इंसान कब इंसान बनता है, जब हम आपस में बात करते हैं, विचार करते हैं, अपने विकास के लिए विचार करते हैं, ह्यूमन विचारधारा के लिए विकास कर वो बात करते हैं, तो उसमें से एक परिपक्व होकर इंसान बनता है। नहीं, मेरा सवाल जरूरी है। मेरा सवाल ये था कि अगर आपके पास और बहुजन समाज पार्टी, जो नेशनल पार्टी कह सकते हैं, क्योंकि वो पूरे भारत के अंदर अच्छी तरह से फैली हुई है, शायद अभी सत्ता में नहीं आ रही, वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत बड़ी पार्टी है। अगर तीसरे नंबर की कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, और वो पूरे भारत के अंदर। तो आपके पास तो बहुत बड़ा वर्ग की पार्टी थी, जो जिसके पास बहुत सारा वोट बेस भी है और उसके पास ताकत भी है, वो कई बार सत्ता में भी रही है, तो आपने उनके साथ काम क्यों नहीं किया? आप देख लीजिए क्या काम कर रहे हैं। नहीं, उसमें सत्ता में रह के ही काम करना है, एक मिनट, सत्ता में रह के ही अपने समाज का भला करना है, तो सत्ता के बाद क्या होगा? क्या हमेशा सत्ता बनी रहेगी उनकी? किसी की सत्ता हमेशा बनी रहेगी? नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन अगर आप जैसे दो पार्टियों में विभाजन है, तो आपके वोटर भी विभाजन होंगे, उससे तो बीजेपी को सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा ना। मैं तो नहीं करता हूँ वोटर, क्योंकि हमारे वोटर तो वही है। हम तो 80% पे बात करते हैं, 80% पे हम काम करते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी पे काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी को आप समझ रहे हैं कि सिर्फ वही एक पार्टी है जो डिप्रेस क्लास को सपोर्ट करती है, लेकिन ये नहीं है कि बहुजन पार्टी से ज्यादा कई, मतलब हजारों पार्टियां बनी होंगी जो इस पे काम कर रही हैं। जैसे सर भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनोद सर, वो इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं। तो हमारा ये है कि भारत का वो यही है ना, हमारे संविधान का उद्देशिका आप एक बार पढ़ लीजिए, उस पे यही लिखा है कि हम सभी को अभिव्यक्ति, विचार, समानता के लिए काम करेंगे। तो क्या वो संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री क्या इस पे काम कर रहे हैं कि हम क्या समानता लाएंगे? हमारा देश आज 70 साल हो गया, क्या समान हो गया? तो इस पे तो कोई नहीं काम कर रहा है। बस सत्ता आई, सत्ता के बाद चलो अपनी सत्ता बचाने के लिए काम, तो वो भ्रष्टाचार आ गया, भ्रष्टाचार पैदा हो गया, वो संस्कार हो गया इसे। सर, एक और सवाल है मेरा आपसे, परिवारवाद का बहुत ज्यादा आरोप लगता है पार्टियों पर। जी, परिवारवाद का बहुत अधिक आरोप लगता है पार्टियों पर। जी, तो जैसे कि बहुजन समाज पार्टी उस पर भी है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, यानी सभी पर ये लगता है। अगर आपकी जैसे कांग्रेस होती है, तो क्या आप में भी वो देखने को मिलेगा या फिर सभी को बराबर अधिकार मिलेंगे? सर, मैं एक जिला लेवल का पदाधिकारी हूँ। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो एक बड़े एग्रेसिव लीडर हैं, और हमें लगता है कि वर्ल्ड में अभी भी नाम
आया उनका पूरे वर्ल्ड में कि दलित पैंथर के नाम से जाना गया उनको, कि वही एक युवा को सपोर्ट करने वाले, युवा जिनको पसंद करते हैं वही एक नेता है डिप्रेस्ड क्लास के। और हाल ही में मैंने एक और फॉरवर्ड मेरे साथ मिले थे, फॉरवर्ड के बच्चे थे, वो कह रहे थे कि मैं भाई जी के एनर्जी से बड़ा प्रभावित हूँ, कि उनकी एनर्जी इतनी है और इतने कम समय में इतने सभी के जुबान पे आना बहुत बड़ी बात है, और जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, हेलो सुन रहा हूँ मैं आपकी। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ हाँ आ रही हाँ है। हाँ, जैसे कि सवाल तो हाँ, क्वेश्चन एक बार रिवीजन कर दीजिए। हाँ, सवाल अपना उठना क्वेश्चन। तो लाजमी है, हाँ, सवाल उठना तो लाजमी है हर पार्टी पर। नहीं, आपका सवाल क्या है? नहीं, मेरा सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि पार्टी सत्ता में आने के बाद अच्छा, उसमें परिवारवाद, परिवारवाद, हाँ, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम क्या होता, वही हमने कहा कि इंसान जो है जानवरों से बना हुआ होता है। जब उसके पास सत्ता आ जाती है तो सत्ता की लालच आ जाती है, तो वो हमेशा अपने इर्द गिर्द लोगों को बैठाना चाहता है। इस पे आके वो परिवारवाद आ जाता है। लेकिन भाई ने कहा है कि भाई ने सिर्फ ये कहा कि मेरे बाद मेरे परिवार का कोई पार्टी में नहीं आएगा, और उन्होंने एक सख्त हिदायत दी है कि एक आदमी, एक परिवार से एक आदमी जो राजनीति में कर रहा है, अपनी फैमिली का कोई पदाधिकारी नहीं बनाएगा। वोटर भले से हो, सपोर्टर भले से हो, लेकिन पदाधिकारी नहीं होना चाहिए। एक परिवार से एक आदमी। तो आने वाले समय में हम ये सोच सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अगर आपको गठबंधन का ऑफर दे 2024 के इलेक्शन में, तो क्या आप साथ जाना चाहेंगे? सर, मैंने पहले से बता दिया था एक कभी वार्ता में आपसे कि मैंने हाँ, अपने विचारधाराओं के साथ कोई वो नहीं करना है समझौता। अगर हमारे कोई चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, अगर हमारे विचारों के अनुसार, जो हम SC ST OBC माइनॉरिटी का विचार रखते हैं, उनके विकास के लिए, संवैधानिक तरीके से समानता लाने के लिए अगर जो काम करेगा उसके साथ रहेंगे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि अगर समय के हिसाब से बदलाव भी होते हैं। मैंने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में 36 का आंकड़ा था और वही 2019 में एक ये थे। बिल्कुल, वो तो सरकार बनाने के लिए हिसाब से होता है ना। सरकार बनाने के लिए सरकार तो बनानी ही पड़ेगी। ये संवैधानिक है कि सरकार आपको बनानी ही है। जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाए थे, जबकि उसी का विरोध करके, कांग्रेस का विरोध करके आम आदमी पार्टी आई थी। लेकिन अपने विचारधाराओं के हिसाब से काम करने के लिए तो ये करना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन जो लड़ेंगे अपनी विचारधाराओं से, अपने हिसाब से लड़ेंगे, ये ताकि जनता को ये ना पता चले, ये ना रहे कि हम उनके साथ धोखा कर रहे हैं या उनके विचारों से विपरीत जा रहे हैं, कि हमारा विचार है बस। नहीं, कोई अगर आपके जो भी वोटर होते हैं वो किसी न किसी बात को लेकर के जुड़ते हैं। जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही, बताइए। जैसे कि कोई भी वोटर है वो किसी भी पार्टी से जुड़ेगा तो किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होकर जुड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपकी पार्टी के 10 MLA आए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरत है 10 MLA की, तो आप 10 MLA लेकर उधर जाना चाहेंगे या फिर विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे? विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें अगर जनता की सेवा करना है, जनता की बात उठाना है, जनता के काम करवाना है, तो हम विपक्ष में रह के ही काम करेंगे। नहीं, मेरा सवाल इसलिए भी है क्योंकि बाई चांस ऐसा होता है कि मौका बीजेपी का ये हमेशा रूल रहा है कि अगर नहीं आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री बना देते हैं डायरेक्टली उन्हें, और ऐसा बहन जी के साथ हुआ था। हमारे भाई साहब ने एक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने किसी इंटरव्यू में नेशनल टीवी चैनल पे उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा हमें प्रधानमंत्री के लिए भी बुलाएगी तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, उसके साथ गठबंधन नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी विचारधारा
और हमारी विचारधारा फुले अम्बेडकर की विचारधारा, उनकी ऐसा एकस्वरवाद की विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा है, तो हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती, इसलिए नहीं जाएंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का है, क्लियर सा फंडा। अब विनय जी से 2 मिनट बात करते हैं। विनय जी, आपके पास कोई ऐसा प्लान है जो बहुजन समाज के लिए अग्रेसित करने के लिए? क्या सर? हाँ, आपके पास कोई ऐसा प्लान है जो बहुजन समाज के लिए अग्रेसित मतलब आगे बढ़ाने के लिए? क्योंकि आपका जो इक्वल सैलरी वाला सिस्टम है उसी पर मैं बात करूंगा, क्योंकि अगर इक्वल सैलरी नहीं कर दोगे तो जो मजबूत लोग हैं वो दबे कुचले लोगों से ही अपना काम करवाएंगे। सर अभी वो आपने प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से बात किया कि वो लोग दबे कुचले लोग ऐसे जो भी है उनसे काम करवाएंगे, लेकिन हम जब हमारी सत्ता में होगा तो हम जब आवेदन छोड़ेंगे तो वहां पर भी तो लोग आवेदन के लिए अप्लाई करेंगे ना, उसमें भी गरीब लोग आएंगे, दबे हुए लोग आएंगे। जब वो आवेदन भरेंगे तो उनको हम सरकारी नौकरी देंगे, तो सडनली वो लोग जब सरकारी नौकरी मिलेगा, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, तो वो कंपनियों में क्यों जाएंगे? नहीं, कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ कि सरकारी विभाग में ही जो उच्च पदों पर होते हैं वो अपने घर का काम करते हैं अधिकारियों पे। क्या सर? जो उच्च पद पर होते हैं वो जो थोड़े लेवल से कम होते हैं, उनके लेवल से कम होते हैं। मान लीजिए अगर कोई पियोन है तो पियोन से अपने घर का काम करवाते हैं उच्च अधिकारी। वो सब नहीं करवा पाएंगे बाद में, क्योंकि उस वक्त में जैसे मैंने बताया कि पुलिस वालों के हाथ में कैमरा होगा, कैमरा का लिंक होगा, कौन क्या काम कर रहा है, तो वो जो भी बंदा होगा वो अपने पोस्ट के हिसाब से ही काम कर पाएगा। जो भी बंदा होगा उसका जो पावर होगा, मान लो कोई मतलब कोई ऑफिसर है तो ऑफिसर का काम होता है पूरा अपने स्टाफ को मैनेजमेंट करना, उनको टारगेट्स देना कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, चेक करते हुए रहना। तो वो अपने घर के लिए जहां भाई मेरे घर से तू कपड़े लेके आ, ये सब बोलने के लिए उसका वो अधिकार नहीं है। और ये हम ओपनली करके रखेंगे हर चीज, वैसे भी वहां पर भी कैमरे होंगे, वो सब पुलिस वालों की कंट्रोल में होंगे, साउंड सिस्टम के साथ क्या बात कर रहे हैं वो तक लोग सुन पाएंगे पुलिस वाले। अगर आप ऐसा करेंगे तो प्राइवेसी खत्म हो जाएगी ना, प्रॉब्लम ये भी तो है। सर पब्लिक प्लेस में कहा किस बात की प्राइवेसी सर? अगर गवर्नमेंट रोड पे वहां पर प्राइवेसी क्या? कहीं किसी से भी कुछ भी बात करो ना, गप्पे करो, आप मस्ती करो, हम मना नहीं कर रहे हैं ना, कहीं भी रोड पे, कहीं भी दोस्तों के भी साथ में ग्राउंड में कहीं भी मस्ती करो, कौन मना कर रहा है? उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नहीं, ये सब संविधान की उद्देशिका आपने पढ़ा है? क्या सर? संविधान की उद्देशिका, कॉन्स्टिट्यूशन का वो जो मेन वो है। हाँ सर पढ़ा है ना, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ऐसा कुछ है ना। हाँ, तो वो हम क्या उसके अनुरूप हम क्या ये इक्वल सैलरी में जो आप बातें कर रहे हैं इसमें एडजस्ट हो जा रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। बताइए, अभिव्यक्ति में क्या आएगा, प्राइवेसी में क्या होगा, और आजादी में क्या होगा? क्या प्राइवेसी बचा मेरे को ये बताइए, प्राइवेसी क्या बचा मेरे को ये बताइए पूरे देश में। नहीं, वो तो हम ये कि जैसे वो तो गलत नीति है, जैसे आपकी नीति में मैं आप कह रहा हूँ, आप एक प्लानर बढ़िया हैं, ये एक प्लान बनाया जा सकता है, लेकिन जब तक हमारा देश इक्वल नहीं होगा तब तक ये प्लान फ्लॉप होगा। तो इक्वल करने के लिए तो इक्वल सैलरी लागू करना है ना सर, और ये संविधान में कितने सालों से लिखा हुआ है। अच्छा ये बताइए, हम आज भी देखते हैं आईएएस लेवल के जो हम डिप्रेस क्लास के लोग हैं, आईएएस, ठीक है, जाति व्यवस्था से इतने घृणित है लोग कि उनके घर शादी वादी करने के लिए एक ब्राह्मण तैयार नहीं होगा। सर आजकल तो इंटरकास्ट इतने मैरिजेस हो रहे हैं कि क्या बताएं। वो जीरो मात्रा, परसेंटेज में देखेंगे तो वो जीरो मात्रा आएगा, वो तो उसका सोच का परसेंटेज नहीं आएगा। उस हिसाब से आप एक अपना रेशियो लगाते हैं ना, इतने परसेंट उतने परसेंट, अब 1 2 3 4 को हम बता नहीं सकते कि हम पूरा देश बदल रहा है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिए अभी क्या होता है, जब फाइनेंशियल जो फैमिली बैकग्राउंड के अंदर फाइनेंस की कम ज्यादा होता है तो उसकी वजह से शादियां नहीं होती हैं, कास्ट की वजह से शादियां नहीं होती हैं, कास्ट का अगर अलग अलग कास्ट हो। भारत देश में जाति व्यवस्था जो है, भारत देश में, वो भी अमेरिका में भी है, चाइना में भी, हर जगह भी है। अभी उसके साथ लड़ाई कोई लड़ नहीं पाया, लेकिन भारत में इस तरह से है कि बाकायदा एक वर्ग जो है उसी पे लगा रहता है कि किसी तरह से ये जो है कटाक्ष, वो अपने जीन्स को 1% आगे उसमें मिश्रण नहीं करना चाह रहा है।
तो आप कैसे, किस स्थिति में आप कह रहे हैं कि आप इक्वल सैलरी करके ये कर देंगे, जब तक कि आप संविधान की उद्देशिका के अनुसार लोगों को बराबर न कर लें? सर अभी संविधान के हिसाब से ही हम लागू कर रहे हैं इक्वल सैलरी। अब सब इक्वल सैलरी होगा तो कोई भी अमीर गरीब नहीं रहेगा, तो अमीर गरीब का भेदभाव हट जाएगा। और आपको मैं क्लियर कर दूं सर, आप जो SC/ST की जो बात कर रहे हैं धर्म को, या दलित धर्म की जो बात कर रहे हैं, जाति भेदभाव की जो बात कर रहे हैं, इसमें फर्क है सर। पहली बात तो हमें शिक्षित होना होगा कि दलित धर्म क्या है। दलित का मतलब होता है जो गंदे होते हैं, जिनसे बदबू आती है, ऐसे लोगों को दलित कहा जाता है। पढ़े लिखे लोग दलित नहीं होते हैं सर। जो अपने आप को जो पढ़े लिखे लोग कहते हैं ना कि हम दलित हैं, वो दलित नहीं होते हैं। दलित मतलब वो क्या, पिछड़ा वर्ग, गांव में रहते हैं, जिनके पास सर दलित का मतलब बाबा साहब के अनुसार डिप्रेस्ड है। अब डिप्रेस तो सर आज की डेट में सारे स्टूडेंट है। डिप्रेस तो आज की डेट में सारे बेरोजगार लोग हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही, उनके परेशान है। सभी आएंगे उसकी श्रेणी में। इसका मतलब वो श्रेणी में सभी आएंगे। हाँ तो सर उसका, उस समस्या का समाधान ही आर्टिकल 39 है ना। सबको रोजगार मिल जाएगा तो वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो वहां पर दलित खत्म हो गया, डिप्रेस क्लास खत्म हो गया। सिर्फ रोजगार से ही आप आपकी सबकी समानता ला देंगे? सर समानता का आपका मतलब क्या है ये बताइए। देखो हमने घर दे दिया, सबके नौकरी दे दी, गाड़ी दे दी, घूमने फिरने की फैसिलिटी दे दी। हाँ, उनको जो पर्सनल स्पेस चाहिए। आज देखिए लोगों के ऊपर काम का इतना प्रेशर है कि 8 घंटे का नौकरी बोलते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है। टारगेट इतना प्रेशर है कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। हमारे पास वैसा नहीं रहेगा। 7-8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, बाकी के टाइम एंजॉय करो। और जब इतने सारे लोगों को रोजगार देंगे तो हम चाहे तो 2-2 शिफ्ट दे सकते हैं एक ही नौकरी में, यानी कि 5-6 घंटे की ड्यूटी दे देंगे। तो वहां पर उसके बाद टाइम कितना बचेगा ये देखिए ना। 8 घंटे की जगह अगर 5-6 घंटे नौकरी करेगा तो उसके बाकी का टाइम करेगा क्या? दोस्तों के साथ गप्पे ही लड़ाएगा और क्या करेगा? सर आपके जैसे हमारे यहाँ एक प्रत्याशी लड़े थे, वीरेंद्र गुप्ता जी, वो IT सेल से थे। वो भी ऐसे ही कह रहे थे। लेकिन ये सेकेंड चरण है, सेकेंड पैटर्न है। फर्स्ट पैटर्न तो हमारा आता है पहले सत्ता में आना। सत्ता में आने के बाद ये सब काम होता है, ये कर सकते हैं जब आपके पास पावर आएगी। अभी आप जब पावर लेने जाएंगे तो आपके पास कितने कटाक्ष आएंगे, कितना हमारा वो जहां से हम वोटर हम लेने जाएंगे, उस वोटर का दिमाग हमें कैसे कन्वर्ट करना है और उसको कैसे समझाना है, जो आपके ये कैलकुलेशन नहीं समझ पाता। अच्छा इतना साक्षर नहीं है सर। उनको सिर्फ इतना बोलना है कि भाई आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो हमारी सरकार बनाओ, उससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलना है। अरे सर हम सरकारी नौकरी की बात करके कोई, हम एक तरह से आएगा ना, जैसे हिटलर भी कह रहा था कि हम सबको खुश रख सकते हैं, और उसने अपने सारे डिपार्टमेंट को बढ़िया बना दिया था। लेकिन सबको सैलरी सेम नहीं दी थी। वहां पर सबकी सैलरी सेम नहीं थी, सबकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। नहीं सब, मतलब वो बात अलग है। आपसे बात अलग है तो सिस्टम भी अलग हो गया ना। नहीं सर, हम ये कह रहे हैं कि जैसे संवैधानिक अनुसार ही करना है ना आपको, संविधान से अलग हट के तो जाएंगे नहीं। अमेरिका, हमारा देश अमेरिका बन जाएगा इतना। अगर ये बातें आप अमेरिका में बोलते तो एक बार चल जाता। दूसरा चरण है, वहां पे सब लोग लगभग विचारधाराएं एक हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे अभी वहां पर विचारधारा होने के बावजूद भी वहां की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए ना। अमेरिका के भी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए ना। प्रॉब्लम ऑफ रुपीज बाबा साहब ने लिखा है, वो बताएं। ये दूसरा चरण है। जब तक कि अभी बाबा साहब अंबेडकर ने सिर्फ 10% कानून लिखे हैं, 90% कानून दूसरे देशों के हैं। नहीं तो सहायक लिए गए हैं ना। हाँ, इतना बड़ा किसी का नहीं है संविधान। वो है अमेरिका जो सबसे अच्छा माना जाता है, ताकतवर माना, वो बहुत छोटा है, सबसे छोटा है। और सर हमारा देश का जो प्रीमियम है ना, फर्स्ट पेज जो इक्वालिटी लिबर्टी, वो भी अमेरिका दूसरे देश का लिया हुआ है। अरे तो वो हम तो कह रहे हैं कि भाई सभी देश से लिया गया है। यहाँ का क्या है? हाँ, यहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन हम जब जैसे कोर्ट में जजमेंट दिया जाता है तो पहले दूसरे जज को जजमेंट को देख लिया जाता है, उनके अनुसार वो अकॉर्डिंग माना जाता है। जब हम किसी अच्छे लोगों को देख के ही अपने आप को बदलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मानते हैं हम कि वो उन्होंने पूरे देश को भ्रमण किया था, उनके अच्छा सब पढ़े थे, सब कुछ जाने थे, जान के तब उनको ये लिखे, तब जाके मान्यता हुई। ये नहीं कि किसी के दबाव में आके या किसी कारणवश दे दिया गया हो कि भैया आप ये उसमें डाल दीजिए संविधान में, किसी के कहने पे।
हाँ बिल्कुल। अब हम वही कह रहे हैं कि जब बाबा साहब के में उस सारे देशों का संविधान पढ़ने के बाद जब उसको लागू करवाया गया, इतने सारे लोगों ने उनको मान्यता दी उस संविधान को, तो आर्टिकल 39 को भी अगर मान्यता दे देते तो आज देश में इतनी गरीबी नहीं होती सर, इतने बेरोजगार नहीं होते। अब लिखा हुआ है ना इक्वल सैलरी बोलकर। नहीं तो वही तो बात, यही तो लड़ाई है सर। आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन हम जब जिसको बताने जाएंगे वो कब तक तैयार होगा, ये हम कह रहे हैं कि जब तक वो साक्षर नहीं होगा। सर आप मार्केट में जाओ, आज कितना अभी 1-2 साल पहले कितना बड़ा हंगामा किया नॉर्थ साइड में बेरोजगारी को लेकर। आप बेरोजगारी दिवस बोल के अच्छा खासा ट्विटर पे ऑनलाइन पे कितना बड़ा हंगामा किया पूरे बेरोजगारों ने, ट्रेन जला दी यहाँ पर यूपी में, पता नहीं कहीं। हम तो कह रहे हैं कि सर 10 सीटें सीधे आप एक बार 70 सीटें 52 सीटें आप दे दीजिए ओबीसी को, जिसे बना है ना वह क्लास। सर पहली बात तो आप ये ओबीसी, सर मेरी जो कैटेगरी मेरा जो कैटेगरी है वो ओबीसी में ही आता है, ठीक है ना। मैं एक्चुअली मैं धर्म की बात ही नहीं करता, हम तो ओपनली बात कर रहे हैं ना, जो भी आएगा हम उसको टिकट देंगे, जो भी आएगा उसको सरकारी नौकरी देंगे। क्लास जो धर्म से नहीं आता, वो बाबा साहब ने बनाया है, ये तो वर्ग बनाया नहीं हटाओ ना, उसको हटाओ। एससी एसटी ओबीसी क्लास की बात कर रहे हैं, कास्ट की नहीं बात कर रहे हैं सर। अब आजकल वही कास्ट हो गया सर। नहीं, कास्ट की बात तो एकदम नहीं कर रहे हैं। कास्ट तो वो धार्मिक है, वो अलग की बात है। हम क्लास की बात करें, क्लास में जो है माइनॉरिटी भी ओबीसी क्लास में आता है। हम तो हर क्लास को 100% रिजर्वेशन दे रहे हैं। 100% रिजर्वेशन नहीं, जैसे हमें अभी तक पहले चरण, जो हम अगर पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो आपकी दूसरी सीढ़ी कैसे मानेंगे लोग। पहली सीढ़ी तो ये है कि पहले इक्वल किया जाए, जैसे कि 70% लोग हैं। आप हाँ, इक्वल के लिए तो लोगों को हमको बताना होगा ना कि देखो भाई ये पार्टी है, ये पार्टी सत्ता में आएगी तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगा, तो आप सपोर्ट कीजिए और सरकारी नौकरी ले लीजिए। मैं आपको रोकना चाहूंगा विनय जी, सरकारी नौकरी सर छोड़ के भाग रहे थे। एक समय था सरकारी नौकरी कोई नहीं कर रहा था, आपको पता है। हाँ, एक मिनट, जैसे कि इक्वल सैलरी की बात आपकी सही है, लेकिन एक बात सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिसके पास अपना प्रपोजल लेके जाएंगे वहां पर सुनने वाला नहीं है कोई, तो वहां पर अपने सुनने वाला को उठाना पड़ता है और सुनने वाले काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। आप देखो देश में कितने बेरोजगार हैं, हम अभी देखें मेरे ख्याल से 5 कम से कम 10 करोड़ लोग तो पढ़े लिखे युवा होंगे जो रोजगार ढूंढ रहे हैं, 10, 15, 20 करोड़ लोग। एक मिनट सर, देखो आप समझ लीजिए कि जो पढ़े लिखे हैं वो अनपढ़ से ज्यादा अंधे हैं। उन्हें आप धर्म की उंगली दिखाओ तो रोजगार की उंगली भूल जाते हैं वो। नहीं ऐसा नहीं है सर। उसे आप साफ कैसे करोगे? उन्हें फिर से अपनी पटरी पर लौटाने के लिए आपके पास प्लान होना चाहिए। आप डायरेक्ट बोलोगे किसी को सरकारी नौकरी दे देंगे, वो बिल्कुल नहीं मानने को तैयार होगा। इक्वल सैलरी को अगर कहोगे कि सबको बराबर कर देंगे, सर ना माने सर, उनको हम बोलेंगे ना देखो सरकारी नौकरी चाहिए, आप हमारी पार्टी को साथ दो, सरकार बनाओ, आपको मिलेगा। आपको भरोसा नहीं करना मत करो, ऐसे हर साल आंदोलन करते रहो, रोडों पे सड़कों पे भटकते रहो, ट्रेन जलाते रहो, बस जलाते रहो, आपस में लड़ते रहो, और तो क्या है। सर मेरा एक सवाल है कि मुझे पता है जब मैं 82, 92, 91 की बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ के लोग प्राइवेट सेक्टर में भाग रहे थे क्योंकि वहां सैलरी कम थी। जिसे नहीं कहा जाता है कि एक कहावत है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कि प्राइमरी का मास्टर सबसे नीच होता है, मतलब खर्च कम करता है। तो प्राइमरी के मास्टर की सैलरी इतनी कम थी कि लोग अपने लज्जा के मारे छोड़ के भागते थे कि जाने तो दूसरा काम कर लो। मान लीजिए आपके साथ आप सबको कम सैलरी में एडजस्ट कर रहे हैं, एक साथ डंप कर गए, मान लीजिए बाई फॉल्ट। कम सैलरी नहीं है, बिल्कुल जबरदस्त सैलरी है वो। अभी 5,000 सैलरी के साथ बाइक, साइकिल, कार, घर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, बाइक, कार, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए कितना हो जाएगा सर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे ना आप। हाँ, उसको थोड़ा आएगा क्या सर? इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे ना, इतना नौकरी देने से पहले ये सब करेंगे ना। नौकरी देने के बाद करेंगे आप। अब नौकरी देंगे तभी तो मैन्युफैक्चरिंग होगा ना सर। अभी देखो लेबर्स की कमी है, नौकरियां देंगे तो वो लोग फैक्ट्री में काम करेंगे, साइकिल बनेगी, बाइक बनेगा, कार बनेगा, जो पीडब्ल्यू जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है वो लोग फिर वहां पर बिल्डिंगें बनाएंगे, गार्डन बनाएंगे, स्विमिंग पूल बनाएंगे, रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे।
सर अगर ये निहित होता, अगर इसमें आपकी बात मैं ये काट नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अगर ऐसा होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ये तुरंत लागू हो जाता। सर वैसा किसी ने दिमाग नहीं लगाया। कुछ लोग जैसे कुछ ग्रुपिंग को लोग जैसे जो समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग, वो अपना वर्चस्व बनाना चाहेंगे, चाह रहे हैं कि मेरा वर्चस्व बना रहे। उसमें जो बुद्धिजीवी नहीं है, जिसको दिमाग इतना नहीं दिमाग है कि आप आपसे बात करें या क्या करें, उसको खाने से मतलब है, उसको तो बात आप कर सकते हैं कि जिसको खाने से मतलब है, अपने विकास से मतलब। जो बुद्धिजीवी अपना वर्चस्व बनाना चाहता है, अपनी वैल्यूएशन रखना चाहता है, उसको कैसे हैंडल करेंगे आप? सर देखिए अभी देश में कितने लोग हैं जो अमीर लोग हैं, शुरुआत मुश्किल से 5-10 करोड़ लोग होंगे सर पूरे देश में, मतलब 10% लोगों के पास है ऐसा कि जो ठीक ठाक माना जाएगा। हाँ, अच्छे खासे करोड़पति अरबोपति बैंक बैलेंस सब मेंटेन करके मस्त जी रहे हैं, ठीक है ना। 10%। हाँ, तो बाकी के लोग तो हमारे साथ ही देंगे ना फैसिलिटीज के लिए। जो बाकी के जो लोग हैं वो लोग हमारा साथ देंगे, और उसके बाद बाकी के 10% लोग भी आ जाएंगे हमारे साथ। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि हम देखे हैं, अगर आपको अभी अगर टेस्ट लेना हो तो जो बुद्धिजीवी वर्ग, उनके खिलाफ कोई आदेश लागू करके दिखाइए, सड़कों पे खून बहने लगेगा। हम तो किसी के खिलाफ है ही नहीं, खिलाफ नहीं, उनके वर्चस्व के खिलाफ जा रहे हैं। जैसे ब्राह्मण से उनकी ब्राह्मणगिरी छीना जाए, नहीं, हम तो कुछ छीना जाए। नहीं, हम तो छीन ही नहीं रहे। अभिव्यक्ति का क्या करेंगे जब मान लीजिए वो बंदा कुछ नहीं कर रहा है, अभिव्यक्ति कहेगा मेरी अभिव्यक्ति जा रही है। अभिव्यक्ति जा कहा रही है सर, मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा। उल्टा हम तो अभिव्यक्ति दे रहे हैं, जो आज नहीं है समाज में वो हम दे रहे हैं। कितने घंटे जॉब देंगे आप? अभी देखिए अगर 5-6-7 घंटे की दे देंगे, डिपेंड अपॉन जितने भी जो। क्या सर? 7 घंटे की जॉब एक आईएएस को देंगे, 7 घंटे की जॉब एक 4th ग्रेड के कर्मचारी को देंगे। सर जो भी पोस्ट रहेगा, जिसकी जितनी जरूरत होगी उसके हिसाब से शेड्यूल करें। फॉर एग्जाम्पल पुलिस डिपार्टमेंट है, वहां उस सिक्योरिटी का मामला चल रहा है तो 3 से 4 शिफ्ट में हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। डीसी है, वहां पर 2 शिफ्ट डाल देंगे, 3 शिफ्ट डाल देंगे अंदाजा, ठीक है ना। अभी क्लर्क है, स्कूल है, कॉलेजेस है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, 2-3 शिफ्ट डाल देंगे ताकि सुबह काम हो, शाम को काम हो, रात को भी काम हो। क्योंकि इतने सारे लोग हैं ना, सबको नौकरी देना है, तो लोगों का बर्डन कम कर देंगे। 8 घंटे काम करने की जगह 6-7 घंटे में कवर कर लेंगे, तो वो भी बिंदास अपना पर्सनल टाइम अपने दोस्तों के साथ दे सकेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ दे सकेगा, अपने बच्चों के लिए टाइम दे सकेगा, फैमिली मेंबर को टाइम दे सकेगा। क्यों बच्चों के लिए क्यों समय देगा? जब बच्चे को पढ़ाने का अधिकार, घूमने का अधिकार आप ही दे रहे हैं, तो वो क्यों करेगा? सर अधिकार में और जो रिलेशनशिप में फर्क होता है ना सर। तो रिलेशनशिप कैसे करेगा, कैसे मेंटेन करेंगे आप? वो तो कहेगा ठीक है, मेरा खर्च जो टीएडीए सरकार ले रही है तो वो सरकार देखे। तो सरकार तो दे रही है सर, आपको बच्चों से मिलना है, उनके साथ थोड़ा बात करना है, खेलना है, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाना है, तो आप टाइम देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, तो आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, आपके पास अपनी गाड़ी है जाने के लिए, बच्चों के पास बच्चों की फैसिलिटीज है, कभी भी जाइए, परमिशन लेके आराम से मिलिए और अपने बच्चों को लेके जाके पार्क लेके जाइए, घुमाइए फिराइए, अपने दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, गार्डन जाइए, स्विमिंग पूल जाइए, स्विमिंग कीजिए, पार्क जाइए, पार्टी जाइए, क्लब जाइए। पार्क क्लब सारे गवर्नमेंट के होंगे। बिल्कुल। हाँ, तो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, ऐसे मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन जब आप ये करने जाएंगे तो जितने विरोधी हैं वो क्या आपको करने देंगे? नहीं, विरोधी किस बात के लिए विरोधी? हम जब फैसिलिटी दे रहे हैं तो उसमें विरोध का कहां से आ गया सर? आप एक बार परखिए ना, क्योंकि अगर हिंदुत्व इतना आसान होता तो 15% के लोग 80% पे राज नहीं करते। सर मार्केट में ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि धर्म की राजनीति चल रही है, इसलिए नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर किसी के विरोध में तो है नहीं कि धर्म एक ऐसा चीज है। सर हम तो धर्म की बात ही नहीं कर रहे ना यहाँ पर। नहीं, धर्म की बात मत करिए आप, लेकिन धर्म एक ऐसा चीज है, आड़े आता है कि विकास को रोक के रखा है। तो पहले क्या खत्म करेंगे? धर्म खत्म करेंगे, पहले नौकरी देंगे। हम तो धर्म की बात ही नहीं करेंगे। जिसको नौकरी चाहिए नौकरी करे, जिसको गाड़ी चाहिए गाड़ी ले ले, जिसको घर चाहिए घर ले ले। हम जिसको खेलने कूदना है, हमें नौकरी नहीं चाहिए। कोई कहे हमें नौकरी नहीं चाहिए, मत करो। कौन सा काम किसको देंगे, कैसे? अभी
देखो, जब हम आवेदन छोड़ेंगे उनके टैलेंट के हिसाब से, उनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है नहीं है या कितना है, उसके हिसाब से उनको नौकरी दे दी जाएगी। पहले तो एजुकेशन देंगे ना सर। एजुकेशन नहीं है तो भी दे देंगे सर, नाली बनाने का, खेतों में काम करने का नौकरी दे देंगे। नहीं, और बाद में एजुकेशन दे देंगे, पार्ट टाइम में एजुकेशन दे देंगे। विनय जी, एजुकेशन कैसे देंगे? एजुकेशन का सिस्टम तो बैठाएंगे नौकरी देने से पहले। सुनील जी, नौकरी मिलने के बाद उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अंदर पढ़ना लिखना थोड़ा सिखा देंगे। हाँ सर। विनय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, आपने इतनी देर से बात कही थी इक्वल सैलरी की, उसमें 2 फंडा है, आप समझ लीजिए। पहला फंडा ये है कि इक्वल सैलरी कर सकते हो, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो पूरा ईस्ट इंडिया की तरह हो जाएगा। इक्वल सैलरी में अंतर है सर। ईस्ट इंडिया ने इक्वल सैलरी नहीं दिया था, वो एक कंपनी थी, वो सरकार नहीं था। मेरी बात सुनिए, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, मैं कुछ बता रहा हूँ। इक्वल सैलरी का मतलब ये हो जाएगा, अगर आप मान लीजिए कि सबकी सैलरी समान कर देते हैं, वो इक्वल सैलरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप सबको फैसिलिटी देने शुरू कर देंगे, रोजगार की एकदम कह देंगे बाढ़ आ गई, सबको नौकरी देनी है, तो उसमें तो प्राइवेसी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, जो लोगों के मौलिक अधिकार है वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। आप बेशक कुछ भी कहें, लेकिन नहीं रहेंगे ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आराम से दोस्तों के साथ घूम सकता है, फिर सकता है, पार्टी जा सकता है, डांस कर सकता है, क्लब में एंजॉय कर सकता है, रेस्टोरेंट जा सकता है, खा पी सकता है, कोई पिकनिक मना सकता है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मेरा एग्रीकल्चर का क्या सर, एग्रीकल्चर को कैसे मेंटेन करेंगे? हाँ, एग्रीकल्चर लैंड इंक्रीज करेंगे, जहां पर खुला जमीन है वहां पर खेती बाड़ी शुरू करवा देंगे। अब इतने सारे लोग और लोगों को काम देना होगा ना। कुछ बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठे छाप है, उन लोगों को हम खेती बाड़ी में काम लगवा देंगे, ट्रैक्टर चलाना सिखा देंगे, ट्रैक्टर चलाओ, हल जोतो, तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो महंगाई कम हो जाएगी। अरे, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करेंगे तो ये, अब आपकी मान लीजिए आपकी सरकार आ जाती है, हाँ, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सीधी सी बात है, नौकरियां देना शुरू करेंगे। किसको नौकरी देंगे? ऑलरेडी जो नौकरी कर रहा है उसके वो तो बच्चे को कैसे देंगे? सर, जिसके पास नौकरी है वो नौकरी क्यों अप्लाई करेगा? जो जिसके पास नौकरी नहीं है वो अप्लाई करेगा ना। उसके बच्चे तो है ना, तो वो बच्चे अप्लाई करें नौकरी के लिए, उनको नौकरी दे देंगे, उसको नौकरी दे देंगे। हाँ। तो जितने एम्प्लॉय, कितने परसेंट एम्प्लॉय हैं आपके यहाँ? क्या सर? कितना परसेंट एम्प्लॉय है, कितना परसेंट नॉन एम्प्लॉय है आपके यहाँ? ये आपका दायरा है कुछ? नहीं समझा नहीं सर। अभी देखो, आप सरकार की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? सरकार में कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी सरकार में देखो, मुश्किल से 3 से 4% लोग काम कर रहे हैं, मुश्किल से पूरे देश में। बाकी के लोग तो बस प्राइवेट, कोई प्राइवेट में काम कर रहा है, कोई बेरोजगार है, कोई ऐसे घर में पड़े हुए हैं, कोई ऐसे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। आपके कल्पना के अनुसार मैं भी कल्पना कर रहा हूँ। बाय द वे, आपकी आ गई, आप बन गए, सत्ता में आ गए। सत्ता में आएंगे कैसे? मंत्रिमंडल के थ्रू ही आएंगे ना। जनता के सब डायरेक्ट चुन जाएंगे तो बात ही हो गया ना। तो जनता के थ्रू आ जाएंगे, मंत्रिमंडल में ही जाएंगे ना सर। मंत्रिमंडल तो अलग से बनाना होता है ना सर, वो तो हमें तो उसकी जरूरत ही नहीं है। आप सिस्टम ही चेंज कर देंगे, संविधान ही चेंज कर देंगे। संविधान कोई चेंज करने वाले नहीं है, सिस्टम से हम लागू कर देंगे अपने जो संविधान के अनुसार, जो इक्वल सैलरी वाली बात है आर्टिकल 39 को, हम उसके हिसाब से लागू कर देंगे। छोटे मोटी चीजें हटा देंगे, छोटे मोटे नई चीजें डाल देंगे। वही तो मैं प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ सर। आपकी जो सोच है ठीक है, लेकिन जब आप जाएंगे बिना चुने हुए, जो चुनेगा कैसे? इलेक्शन कैसे करवाएंगे? सर वही तो मैं बता रहा हूँ, मंत्रिमंडल से ही करवाएंगे ना। अभी सर, मैं अभी देखिए, पब्लिक जनता क्या इलेक्शन से जिताएगी? ठीक है, इलेक्शन में जब वोट देंगे तभी तो लोग जीतेंगे ना। क्या पार्टी रजिस्टर्ड की है? आपने पार्टी रजिस्टर्ड की है, ठीक है, उसमें आपने स्ट्रक्चर तैयार किया होगा, जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता वगैरह, जो अपनी बातें वहां पहुंचा दें, ठीक है। हाँ, अभी शुरुआत है सर, 2 साल हुए, अभी तो प्रचार कर रहे हैं, नया पार्टी है। नहीं, नया नहीं, 2 साल बहुत बड़ा, 2 साल का हम लोग भी अभी 2 साल ही हुए, लगभग 2 साल ही हुए। जैसे मैं, आप अध्यक्ष हैं तो आप उपाध्यक्ष रखेंगे, सचिव रखेंगे, फिर कार्यकर्ता रखेंगे, जिला अध्यक्ष रखेंगे,
तो ये सब तो होंगे ना, आपको तो चाहिए ना आपके अपने विचारों को प्रोवाइड करने के लिए। हाँ सर, बिल्कुल वही तो कर रहे हैं ना। तो आपके विचार मान लीजिए वहां तक पहुंच गए, फिर आप इलेक्शन किस हिसाब से करेंगे कि आपके लोग जो आपको पसंद करें? अभी जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने लोगों का जो साथ होगा, जब इलेक्शन होगा तो वो लोग वोट देंगे, जो भी जितने भी लोग कैंडिडेट्स होंगे वो लोग जीतेंगे, पार्लियामेंट में आएंगे, उसके बाद फिर इंप्लीमेंट करना है आर्टिकल 39 के हिसाब से। पार्लियामेंट में जाएंगे ना, हाँ पार्लियामेंट में जाने के बाद वो जो फिर उसके बाद आप रिपाइड करेंगे, तो वही हम कहे प्रॉब्लम तो वही पार्लियामेंट तक की है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं जो वैज्ञानिक नहीं बन सकता, मैं रिसर्च नहीं कर सकता, लेकिन पार्लियामेंट में जाऊंगा तो वो करवाऊंगा ना, आपका वो फार्मूला करवाऊंगा बेरोजगारी वाला। हाँ सर, वहां तक जाने के लिए तो हमको लोगों तक ये बात पहुंचानी है ना कि हाँ भाई ये पार्टी सत्ता में आएगी तो सरकारी नौकरी मिलेगा। विनय जी, तो सरकारी नौकरी के लिए कोई हेलो क्या सर? नहीं, समय का कुछ दिक्कत नहीं। हाँ बताइए। क्या सर, क्या पूछ रहे थे? खत्म करिए सर, समय हो रहा है, समय हो गया है। समय खत्म हो गया क्या? समय का टाइम पूरा हो गया सर। चलिए दूसरे दिन रख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या है, बात तो का खत्म नहीं करनी है ना, बात का विराम लगाते हैं, दूसरे दिन करें, लेकिन बात खत्म करने का कोई मतलब नहीं होता ना। यही से तो निकलता है, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो इस बात में एक नया विचार निकलता है, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया। अभी विनय जी को बहुत कुछ बताना बाकी है, और अगर अभी बहुत बाकी है इनका। हाँ बाकी हमें तो पता, अभी एक दिन में थोड़े विचार खत्म आ जाते हैं। हाँ तो इसलिए टाइम हो रहा है, रखते हैं, ठीक नहीं? आवाज आई क्या सर? कल रखते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। जय भीम। जय भीम। धन्यवाद।